इतना ज़रूर है कि काशीराम का ज़िक्र अभी जैसे चल रहा था, काशीराम जी का एक चीज़ बड़ा ज़बरदस्त था कि एक तो उन्होंने कभी घर में या ऑफ़िस में ट्विटर पे पॉलिटिक्स नहीं की। काशीराम बामसेफ रहा हो या DS4 रहा हो या बीएसपी वाला जो भी मूवमेंट रहा, और खाली काशीराम नहीं, जब तक काशीराम थे तब तक मायावती मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीर सिंह जो अभी समाजवादी पार्टी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी साइकिल पर पीछे बैठती थी, डोर टू डोर जाती थी, दरवाजे नॉक करके कहती थी कि मैं मायावती हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी से आई हूँ और ये मेरा कैंडिडेट है, आप इसे वोट दें। जिस जमाने में बीएसपी के पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमने देखा है कि काशीराम या उनके लोग आते थे और एक एक रुपया लोगों से कहते थे डब्बे में डाल दो। मतलब दलितों के मोहल्ले में जाते थे, मुसलमानों के मोहल्ले में, जहां भी उनका उन्हें लगता था प्रभाव है या कोई आदमी है, तो एक एक रुपया एक एक वर्कर से या एक एक आदमी से लेकर उन्होंने बाकायदा घर घर जाके उस पार्टी को खड़ा किया। आज की तारीख में मुलायम सिंह यादव मेरे अपने सांसद रहे, संभल लोकसभा मेरी लगती थी। मुलायम सिंह यादव को मैं जानता हूँ, या रामगोपाल यादव इवन मेरे यहाँ सांसद का इलेक्शन रहे, बोला रामगोपाल को छोड़े हुए 2009 में, मतलब 2004 के बाद नहीं आए होंगे। लेकिन इसके बावजूद वो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, आज भी मुलायम सिंह यादव, लोग कहते हैं याददाश्त कमजोर हो गई, वो हर चौथे आदमी को नाम से पहचान, दरवाजे से आवाज दे के बुला लेते हैं, गाड़ी रोक के दरवाजा रोक के पूछ लेते हैं कि भाई घर में है क्या, और मर गया तो उसके घर में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मतलब ये सब चीजें हैं। आज की तारीख में आप ये बता दीजिए, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, कितने वर्करों का नाम जानते हैं, कितने लोगों के घर पे उनका डायरेक्ट एक्सेस है, और शादी के या कोई इस तरह का बर्थडे का या कोई ऐसा फोटो डालने के अलावा कितने लोगों को वो पर्सनली, उनके घर के दरवाजे कितने लोगों के लिए खुले हैं। मुलायम सिंह यादव के यहाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज की तारीख में मैं मुलायम सिंह यादव के दरवाजे पे आज भी उनके घर के तरफ घर में जा सकता हूँ, दाखिल हो सकता हूँ। रामगोपाल यादव बहुत इलीट वाले पॉलिटिशियंस में घुसने, उसके बाद भी उनके घर तक मेरा एक्सेस हो सकता है। अखिलेश यादव के घर पे कितने सांसद या विधायक हैं जो एक्सेस पा सकते हैं आज की तारीख में, जिनके घर में चले। रिसेंट इलेक्शन में हमने देखा दलित सबसे ज्यादा बेचारा लीडरलेस या हेडलेस वोटर, वो वोट लिए घूम रहा था इस उम्मीद में कोई मेरे दरवाजे पे आए और मुझसे कहे मुझे वोट दे दो। हो सकता है कुछ लोग पैसों के लिए हो या कुछ कुछ भी उम्मीदें रही हो, अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग माहौल या अलग अलग इलाका होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज समीकरण भी होते हैं। लेकिन एक बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ एक बहुजन एक रैली करने के अलावा लखनऊ में, जिसमें कुछ वो निर्मल ज्योति और उस तरह के जो लोग या प्रकाश अंबेडकर आके खड़े होकर मंच पे बोल के चले गए, उसके अलावा पूरे इलेक्शन में या वीर सिंह के लड़के को एक टिकट दे देना, उसके अलावा कहीं हमें कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगा कि बहुजन का वोट या दलितों का वोट अखिलेश यादव लेना चाहते हैं या मायावती खुद लेना चाहती हैं। मतलब इवन हमें तो मायावती जो जो उस पार्टी की जो कोर दावेदार मानी जाती है, वो पूरे यूपी इलेक्शन में एक जगह हमने नहीं देखा कि उन्हें बहुजन के या दलितों के वोट की जरूरत है। अब जब शाखा का आदमी घर पे जाके बैठ जा रहा है, उसके घर के दरवाजे पे राशन का झोला भी पहुंच रहा है, हर और 20 किलो राशन उसे बेच के उसका घर का खर्च भी मजे में चल जा रहा है, तो वो फिर वो बसपा, तो फिर इसमें ये भी हुआ कि मायावती ने एक बार बीजेपी का सिंबल दिखा दिया। पहले पहले ये होता था, हमने हमने देखा कि 2014 तक भी दलितों के वोटर में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये कहता था एक भी वोट मिलेगा तो पार्टी को जाएगा, किसी और को नहीं देगा। हाथी के अलावा उन्होंने सिंबल नहीं देखा। ये रास्ता मायावती दिखा कर गई कि भाई मैं अपना वोट ट्रांसफर करा दूंगी, और बड़े दावे से कहा कि अपने कट्टरपंथियों को रोकने के लिए अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया, हमने उसे रोकने के लिए इसका वोट ट्रांसफर करा दिया। जब आपने अपने वोटर को ट्रांसफर करना सिखा दिया और कह दिया कि भाई पार्टी सेकेंडरी चीज है, और हमारा जो है लालच या जो निजी फायदा वो बड़ी चीज है, तो वोटर को भी वो बात समझ में आ गई। वोटर भी अपना फायदा देखने लगा, वोटर ये देखता है कि मेरे दरवाजे पे कौन आए, कौन क्या लेकर आए। और दलित जाहिर सी बात है भाई, भूख बड़ी चीज है, जिसके पास कमजोर तबका है या जो कमजोर है, तो वो विचारधारा और ये सब चीजें कितने दिन खाएगा, उसे इस बात से मतलब थोड़ी हिंदुत्व आ रहा है या। और फिर बहुजन समाज पार्टी या अखिलेश यादव जब अपनी विचारधारा की बात नहीं करेंगे या अपने लोगों को डिफेंड ही नहीं करेंगे। आप बताइए पिछले 5 साल में मायावती या अखिलेश यादव ने एक दिन दलितों पे 50 अत्याचार के मामले आए, हाथरस से लेके, और 50 इश्यूज ऐसे हुए, कहीं बोले हो, या मुसलमानों जो उनके कोर वोटर हैं उनके लिए कभी जाके खड़े हुए हो। जब नहीं बोलेंगे तो वोटर भी अपने नए नए रास्ते देख लेगा और नए दरवाजे देखेगा, और जब नए दरवाजे देखेगा तो वहीं फिर ये सब परेशानियां होंगी। और एक बार वोटर चला जाता है तो उसे वापस लौटा के लाना बहुत टफ काम।
और ये बात रिजवान साहब या ये जो हमारे अरविंद सर हैं, ये थोड़ा और बेहतर बता पाएंगे इन चीजों को। जी विनीता। नहीं विनीता, हुआ ये कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ पहला, लोकसभा से पिछला वाला, उसमें मायावती बीजेपी को अपने हाथी पे बिठा कर लाई और साइलेंट एक कोalition था उनका। उसके बाद में पिछले विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 122 सीटों पे उन्होंने मुसलमान और यादवों को टिकट दिया, और वहां टिकट दिया जहां बीजेपी विनेबल पोजीशन में थी या बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हार जीत की सिचुएशन में। उनमें से 67 सीट पे ऐसा हुआ है कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट 15 से लेके 40,000 वोट तक ले गए और वहां भी बीजेपी जीती। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो फ्रेंडली फाइट रहा हो या जो भी रहा हो। अब उनका क्या डील है क्या नहीं है ये नहीं मालूम, या हो सकता है कि मायावती को लगा वो इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं, तो कम से कम चलिए ठीक है कि इस वाले कंप्रोमाइज में हो सकता है कैंडिडेट लेवल पे जो भी हो। फिर बीच में एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया जिसमें एक बाकायदा किन्हीं साहब ने 50 सीट या 100 सीट का पूरा डील ही करने को तैयार थे। मायावती की दिक्कत यह है कि मायावती दो फ्रंट पे मात खा रही है। एक तो वो दलितों की एस्पिरेशंस को समझ नहीं पा रहे, दूसरा उनकी पार्टी अपने आप में दूसरे लोगों के मतलब समझ नहीं पा रही सेकंड। जयगम जी। हाँ, वो दलितों के एस्पिरेशंस को नहीं समझ पा रही। दलित अब बहुत मतलब दलित की एस्पिरेशन अब आगे है। दलित का झगड़ा अब बहुत मतलब नौकरी या आरक्षण या सबसे ऊपर निकल गया है। दलित दोनों चीजें देखिए, हो क्या रहा है विनीता कि मायावती के साथ परेशानी क्या है कि तो उनके पास जो सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप, जिसे अभी अरविंद सर कह रहे थे, उनके पास लालजी वर्मा नहीं है, वीर सिंह अब नहीं है, इंद्रजीत सरोज नहीं है, उनके पास आर के चौधरी नहीं है, मतलब जो भी है उनके दलितों में एक सेकंड लेवल पे जो एक मैनेज करते थे, या ये पिछड़ों में जो उनके लिए सोशल इंजीनियरिंग करने वाले नेता थे, वो अब नहीं है। ब्राह्मणों में ले दे के सतीश चंद्र मिश्रा है, वो ऐसे आदमी है कि जिनका अपनी कम्युनिटी में कितना एक्सेस है वो खुद जानते होंगे। अब मुकुल उपाध्याय या रामवीर उपाध्याय से कंप्लीट नहीं कर सकते वो अलग चीज है कि कभी रहा होगा। तो एक तो मसला वहां संगठन वाला है, दूसरा ये है कि दलितों की जो लड़ाई है, दलितों की लड़ाई अब आरक्षण या नौकरी वाली नहीं है। उनकी लड़ाई तो बराबरी की है। दो चीजों पे आप, या तो उनके लिए वापस जाके आप तिलक तराजू और तलवार कीजिए, तो वो मायावती अब करने को तैयार नहीं। सर्जन नेता है और सर्जन झुकाए की राजनीति करती है, तो दलित उससे तो इंस्पायर नहीं होगा। चंद्रशेखर के पास इसीलिए जाता है कि वो द ग्रेट चमार लिखने की हिम्मत रखता है, चंद्रशेखर आजाद या रामन जिसे हम कह रहे हैं। मायावती अब इतनी हिम्मत नहीं रखती। उसका झगड़ा इस बात का है कि वो पंडित जी के बराबर में बैठे ठाकुर साहब उसे बराबर में बिठा ले। अब ये काम बीजेपी करा दे रही है, तो उसका झगड़ा खत्म हो जाता है, तो उसकी लड़ाई वहां उस लेवल पे रहेगी नहीं फिर। अब मायावती क्या कर रही है कि मायावती ने उठा के वो रहनी पंडित जी के पास रख दी। पार्टी के पंडित जी डिसाइड करेंगे पार्टी का एजेंडा क्या होगा, पार्टी के टिकट किसे मिलेंगे, पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ेगी। तो उसे वो चाहिए नहीं था। अगर उसे किसी ब्राह्मण की मुंशीगिरी करनी होगी तो कहीं भी कर लेगा, उसे उसे वहां था ही नहीं उसका मसला। काशीराम इन चीजों में काशीराम एक तो अपनी कम्युनिटी की मेंटेलिटी समझते थे। दलित दलित को देखिए ना, दलित जो है जब तक गरीब है, जब तक उसकी बराबरी की लड़ाई है या उसे फाइनेंशियल इश्यूज उसके हैं, राशन का झूला, ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन आप दलित कम्युनिटी में अगर आपका इंटरेक्शन हो या आपके जानने वाले हो, तो आप देखिए जैसे ही पढ़ लिख जाएगा और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का दरवाजा देख लेगा या खुद उस कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, तो खुद अपने आप में सवर्ण हो जाता है। फिर उसकी एस्पिरेशन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज और फिर वो लंदन और यूके की बातें करता है। वो फिर अपनी मलिन बस्ती और इन सब चीजों से निकल के बाहर उस आरक्षण के नाम पे या कि सिर्फ कि भाई आपको बराबरी दिला देंगे, SC ST एक्ट के मुकदमे हम सुनवाई करा लेंगे, उनको उन्हें नहीं बहलाया जा सकता। उन्हें अगर आपको बांध के रखना है तो उनकी एस्पिरेशन भी पूरी करनी पड़ेंगी। उसे उसे दिल्ली में एजुकेशन चाहिए, उसे लंदन जाना है, उसे बड़ी नौकरी करनी है, उसे बड़ा दिखना है, उसे पंडित जी जैसा दिखना, उसे ठाकुर साहब जैसा नजर आना, उसे ठाकुर साहब जैसी मूछ रखनी है, उसे घोड़ी पर ठाकुर साहब के बराबर से जो है बारात उसके मोहल्ले से लेके निकलनी है, उसे दिखाना है कि मैं जीप में कैसे अकड़ के बैठ के ठाकुर साहब के सामने से गन रख के कंधे पे जा सकता हूँ। तो यहाँ तो लड़ाई इस बात की है। यूपी में वो वाली लड़ाई खत्म हो गई कि भाई अब जमीन का पट्टा और ये आरक्षण या ठाकुर साहब के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकलना या सिर पे जूती रखना, अब वो वाली सोसाइटी है भी नहीं। अब हम 21वीं सदी में है, तो यहाँ चीजें बदल रही है। अब वो ट्विटर फेसबुक देख रहा है, वहां वहां वाली पॉलिटिक्स कर रहा है। आप उसे वही लिए बैठी कि मैं ये समीकरण कर लूं कि मैं 2 दलितों को टिकट दे दूं तो मुसलमानों को, 100 मुसलमानों को टिकट दे दूं, 100 ठाकुरों को टिकट दे दूं, 100 ब्राह्मणों को मेरे कहने से इधर वोट दे देंगे, वो कहने से इधर वोट दे देंगे। अब कहने से वोट नहीं होता है, और कहने से ट्रांसफरेबिलिटी का जो सवाल है कि मायावती अपना वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी खो चुकी। तो उन्होंने बीजेपी को करा दिया, लेकिन अब उनकी हालत ये, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ।
वो किसी को टिकट दे रही हैं, दूसरी कम्युनिटी के आदमी को, दलित उसे वोट करने को राजी नहीं है। तो या तो जब मैं और मेरा वाली बात आएगी तो या तो वो अपना कैंडिडेट को वोट करेगा, या उसे वोट करेगा जो उसकी एस्पिरेशन पूरी करे, या उसे वोट करेगा जो उसे बराबरी में बिठा ले। अब इन तीनों ही क्राइटेरिया में बहुजन समाज पार्टी या मायावती की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं सेट नहीं हो पा रही। मायावती की पॉलिटिक्स तब आती जैसे हाथरस वाला मामला था। अगर हाथरस में मायावती गिरफ्तार हो जाती, या जाके वहां खड़ी हो जाती और जाके लड़ती कि भाई इस पर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है, जेल क्यों नहीं जा रहा है। भाई आदमी इंतजार करता है कि मेरा नेता मेरे दरवाजे पे क्यों नहीं आ रहा है। आप जाइए, मेरे तो ऑफिस के सामने उनका घर हुआ करता था, हम देखा करते थे जन्मदिन पे लोग आते थे मिलने के लिए, और बाहर लाइन में बेचारे बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं और घर में एक एक करके उनकी एंट्री हो रही। ठीक है, उनके उनकी एक वो था कि भाई मैं अपने नेता से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आपका ट्रीटमेंट तो उनके साथ वही हो रहा है ना समान का दलित के साथ होता। आप दरवाजे में बिठा रखा है, सीढ़ी पे सड़क पे बैठे हैं, सारा सारा दिन इंतजार करते हैं। अरविंद सर ने देखा होगा, ये बता सकते हैं, ये तो हमारे साथ चश्मदीद है उन चीजों के। उनका गेट खुल रहा है, एक आदमी अंदर जा रहा है, बेचारा गिफ्ट भी लेके आ रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है, पैरों में भी लेट रहा है, और सारा दिन धूप में बाहर इंतजार भी कर रहा है। कितना ही बड़ा नेता हो, जब एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है उसकी, उसकी उसकी जब परेशानी आ रही है, उसका उसका घर टूट रहा है, उसकी लिंचिंग हो रही हो, या उसके ऊपर हंटर पड़ रहा हो, या मालूम हुआ कि गौरक्षा वालों ने उसे पकड़ के पीट दिया, उसके दरवाजे पर अगर उसका नेता नहीं पहुंच रहा है, उसकी एफआईआर लिखाने वाला कोई नहीं है, कोर्ट में उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, डीएम उसकी नहीं सुन रहा है, या डीएम के दरवाजे पे जाके खड़े होने वाले नेता, अब उनके जो संयोजक हैं या जो जो विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, उनका काम यही रह गया कि वो जन्मदिन की रसीदें काटते हैं। वो एक विधानसभा कोऑर्डिनेटर बन जाता है जो बेचारा पूरे 5 साल टिकट के इंतजार में चंदा इकट्ठा करके भी देता है, पैसे भी पहुंचाता है, और आखिर में उसी का टिकट कट जाता है। किसी थर्ड पार्टी को टिकट हो जाता है तो सोचता है इतना पैसा मैं कहीं और खर्च कर दूंगा, भाई मैं आपकी पार्टी को पैसा भी दूं, चक्कर भी काटूं, और टिकट भी ना मिले, बराबरी भी ना मिले। तो एक चीज तो होगी ना, आत्मसम्मान भी ना है, बराबरी भी नहीं है, उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी पूरी नहीं हो रही, उसकी सोशल एस्पिरेशन पूरी नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें समझनी होंगी। जो भी पार्टी है, जिसे भी राजनीति करनी, चाहे वो अखिलेश यादव करें या मायावती करें या प्रियंका गांधी करें, जब तक बराबरी में नहीं बिठाएंगे, उन्हें उनके एस्पिरेशन पूरे ना, उनकी लड़ाई में बराबर साझीदार ना हो। अब जिग्नेश मेवानी है, गिरफ्तार हो गए, मैं ही कह रहा हूँ कि साहब असम पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, दलित थे, आपकी पार्टी के नहीं थे, आप जाके बैठ जाते दरवाजे पे। जिसे राजनीति करनी हो असम में जाके, और या थाने के सामने अगर 10,000 किसी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ जाए कि हमें भी गिरफ्तार करिए वरना जिग्नेश मेवानी को छोड़ दीजिए। तो लोग इस तरह की जो है स्टंटबाजी चाहते हैं कि भाई हमारा नेता हमारे लिए आके सड़क पे आके लेट जाता है। उसे दोबारा से वो लोग चाहिए जैसे राजनारायण थे कि उठा के किलो के बिस्तर पे लेट जाऊंगा, सड़क पे लेट जाऊंगा, मुझे झूला झूलाते हुए लेके जाइए, मैं गिरफ्तार होकर चला जाऊंगा, आप मुझे मारिए, लठ मारिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, कपड़े फाड़ के लेट जाऊंगा। बोले इस तरह का तमाशा पॉलिटिक्स का वो इनएविटेबल थिंग है। ये चमत्कार को नमस्कार वाली बात है, पॉलिटिक्स में चमत्कार चाहिए, और चमत्कार बड़े बंगलों में बैठ के नहीं हो सकता, घर में बैठ के नहीं हो सकता, ट्विटर पे चमत्कार नहीं दिखाए जा सकते, टेलीविजन पे चमत्कार दिखाए जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके लिए फिर वही है कि आपको सड़क पे आना पड़ेगा, स्टूडियो से निकलना पड़ेगा, स्टूडियो के माइक तोड़ने पड़ेंगे, संसद में माइक उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, 2 बार आपको स्टंटबाजी दिखानी जरूरी है। आप जब तक ये नहीं दिखाएंगे कि साहब अरविंद कुमार सिंह अगर उन्हें पता लग गया ठाकुर है तो उनसे कहेंगे बोले वहां खड़े हो जाइए दूर, तो उनका वोटर उसे खुश ही नहीं होगा उससे कम पे। रिजवान साहब को कहेंगे मियाँ जी। जी वहां बैठिए नीचे, आप तो मियाँ जी को नीचे बिठा दिया, कहा ना उन्होंने उठा के। जब तक ऐसा सब नहीं करेंगे तो उनका वोटर वो मानेगा ही नहीं। और मायावती वो सब स्टंटबाजी में मात खा रही है, अब वो नहीं कर पा रही है, इंस्पिरेशन नहीं समझ रही है, तो नए लोग आएंगे, नई नई स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगी, नए लोग ले जाएंगे उनके वोटर को उठा के, करती रहे राजनीति जैसे करना चाहती है। जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।